सोनिया मैंने कहता है जी आरजे सिंह मित्रा सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। यार मैं क्या सोच रही थी कि आजकल ना बारिशों के मौसम में हम बहुत ज्यादा अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, विच इज सो गुड। और मैं कहीं ना कहीं सोच रही हूँ कि ये जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है ना, ये कहीं ना कहीं निंजा से कम नहीं है। कि मतलब अपना कोई कोई भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ती है ना। बहुत ही बढ़िया बात भाई। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है सुमीत भारद्वाज, जो प्रेसिडेंट है ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के। अगर मैं इनके कामों की बात करूं तो आई एम श्योर ही नीड्स नो 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 इंट्रोडक्शन, बिकॉज इनका काम ही बोलता है। अगर मैं गाजी फॉरेस्ट की बात करूं, अगर आप कहीं एमसी जीरकपुर में गए हैं, जीरकपुर में अगर आपका चक्कर लगता है तो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया है, एंड ऑल थैंक्स टू सुमीत भारद्वाज। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। और मैं एक्चुअली में जो भी लोग एनवायरनमेंट के साथ जुड़े होते हैं ना, मैं उनको इको वॉरियर्स कहती हूँ। तो आप मेरे लिए एक इको वॉरियर हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल इस मंथ में बारिशों का मौसम है, तो आपने ट्रीज काफी सारी प्लांट कर रहे हैं, वन महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और आई थिंक हम सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था वन महोत्सव का, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे मुझे? हर साल हम वन महोत्सव का एक सेलिब्रेशन करते हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ये वन महोत्सव रहता है। तो इस बार हमने किया था 6 जुलाई को जी। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा वहाँ पे। हमारे चीफ गेस्ट कमांडेंट सर थे सीआरपीएफ के, विशाल खंडवाल सर, और उसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से हमारे गुरमिंदर सर थे, जॉइंट डायरेक्टर, और डीएफओ सर थे मोहाली के, टाउन प्लानर थे, और भी बहुत सारे डिग्निटरीज थे। गुरुकुल स्कूल का काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा, उनकी पूरी सेटअप हमने यूज़ किया जी। पुकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हमारे साथ उसमें कोलैबोरेशन था। एमसी जीरकपुर का पूरा उसमें मैनेजमेंट था। सब लोगों के साथ मिलके बड़ा अच्छा एक हिट शो गया। बट उस दिन हम प्लांटेशन नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन बारिश थी, लेकिन उसके अराउंड हम बहुत सारी प्लांटेशन लगातार करते जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं साथ ही साथ में पुकार फाउंडेशन को एक बिग शाउट आउट देना चाहूंगी। उनका जो काम है, स्पेशली जो इको ब्रिक्स वाला काम है, वो बहुत ही बढ़िया है। वो मतलब आज भी मुझे याद है, और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, स्पेशली किसी स्कूल में जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो मैं ये इको ब्रिक के बारे में जरूर बात। तो सुमीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लिटरली आपने एक जमीन को एक्चुअली में एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाल ही में पिछले साल जब बाढ़ आई थी, मैंने आपको विजिट किया था, तो उस टाइम पे काफी कुछ नुकसान हुआ था उस फॉरेस्ट में। तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है, कितना हरा भरा है आपका ये गाजी फॉरेस्ट? हमने गाजीपुर फॉरेस्ट को उस वक्त जो आपने देखा कवर किया था, उसमें तो काफी सारा प्लास्टिक वहां पे आया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही प्लास्टिक की थी, अदरवाइज पानी तो बह के निकल जाता। बट प्लास्टिक ने उन पेड़ों को बहुत ज्यादा कवर कर लिया और पेड़ काफी झुक गए थे। तो सारे प्लास्टिक को वहां से हटाया गया, उनको सपोर्ट देके सीधा किया गया। बट फिर भी हमारे वहां पे 20-30% पेड़ जो है वो हमने लॉस हुआ उसके कारण। लेकिन अभी हम उसको रिकवर कर रहे हैं। जो एरिया हमारा डेंस है, उसके अलावा जो लॉस हुआ जिस एरिया में, वहां पे हम दोबारा से प्लांटेशन कर रहे हैं। बट स्टिल आप उस फॉरेस्ट में जाएंगे तो, क्योंकि पिछले साल से ज्यादा ग्रो कर गए हैं पूरे पेड़, तो 20-30 फीट तक भी बहुत सारे पेड़ वहां पे चले गए। तो अभी आपको पूरा फॉरेस्ट जैसा फील आता है। बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी हो गई है, कई सारे रेयर स्पीशीज वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। एशियन कोयल जो पहले वहां नहीं दिखाई देती थी, और भी बहुत सारे स्पीशीज जो हैं वो वहां पे आना शुरू हो गए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। सो मोर भी आना शुरू हो गए हैं अभी। तो जहाँ मोर आना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब वो फॉरेस्ट आपका सक्सेसफुल हो गया है। दैट इज अ साइन। दैट इज एक्चुअली अ साइन। हाँ, जैसे कि बारिश से पहले कहते होते हैं कि बारिश आने वाली तो मोर नाचते हैं। तो अगर मोर कहीं आना शुरू कर जाते हैं, मतलब कि दे एक्चुअली लाइकिंग दैट हैबिटेशन, है ना? वो हैबिटेट हो गया उनका। और एक और मैंने वहाँ पे नोटिस की थी बात, आपकी इको ब्रिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। पुकार फाउंडेशन के साथ आप मिलकर ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप मुझे थोड़ा सा अगर बता सकें इको ब्रिक्स के बारे में। वो लास्ट ईयर हमने एक वेंचर किया था। पुकार फाउंडेशन ने हमें इको ब्रिक्स प्रोवाइड करवाए थे स्कूल्स में। बच्चों को उन्होंने सिखाया था किस तरह बनानी होती है। बेसिकली एक बॉटल को आप फिल कर देते हैं, अपने घर के जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं उनसे उसको टाइटली फिल कर देते हैं, तो वो सॉलिड हो जाती है। एक ब्रिक का यूज कर सकते हैं उसको यूज करके हमने वहाँ पे बेंचेस बनाए थे। जो हम, क्योंकि हमने जो फॉरेस्ट बनाया उसमें सिटिंग एरिया भी हमने डिफाइन किया था, तो उस सिटिंग एरिया में हमने बेंचेस बनाए। तो वो बेंचेस एक तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं,
और चोरी का जैसे इस तरह की जगहों पे चोरी का बहुत ज्यादा डर रहता जी। है, असामाजिक तत्व चीजों को खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनको कोई तोड़ता नहीं है कोई। तो वो बहुत ही सेफ और अच्छी एक सोल्यूशन है, उसको जी। हमें प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही साथ वो प्लास्टिक कितने सारे मतलब टन्स ऑफ प्लास्टिक को वो मैनेज भी कर देता है। बिल्कुल, आई मीन लिटरली वो कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई भी हो जाती है और कुछ ना कुछ सुंदर बन पाता है। तो Right. उस दिन के बाद, पिछले साल के बाद आपने और क्या क्या इको ब्रिक्स से बनाया अब तक? उसके बाद गाजीपुर स्कूल में कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अभी हमने वहाँ पे फॉरेस्ट में और कई सारे प्रोविजंस रखे हुए हैं, जी। तो वहाँ पे जो भी सिटिंग एरिया उनमें सारे इको ब्रिक्स हम लोग बनाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास इको ब्रिक्स आते जाएंगे, हम उससे वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाते वाह जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, एक बात है कि हम हर एक साल हम कुछ ना कुछ तो काम करते हैं पर्यावरण को लेके। शायद आपकी सोसाइटी तो शायद पूरा साल करती हो इन कार्यों के पीछे, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। आज की डेट में भी इतने सारे ट्रीज लगने के बावजूद, पेड़ लगने के बावजूद भी आज पेड़ों की कमी है। ऐसा क्यों? आई थिंक इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहिए। वन महोत्सव अब हर एक साल मनाते हैं, लेकिन आज की डेट में भी 2024 में भी हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि पेड़ों की सख्त आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी पिछले महीने तक, अगर हम आपने एक्सपीरियंस किया, गर्मी बहुत हो गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगाते हैं। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के टारगेट्स होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग टारगेट हैं, हर डिपार्टमेंट के टारगेट्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पेड़ नहीं लग पाते हैं। जी। उसका रीज़न है कि एक्साइटमेंट में हम पेड़ लगा तो देते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे स्कूल सब लगाते हैं, बट उसकी सही एसओपी की जानकारी ना होने के कारण वो पेड़ सरवाइव नहीं कर पाते हैं। Okay. हम लोग सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने जितने भी फॉरेस्ट अभी तक बनाए हैं उन सभी में हम लोग 90% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट के साथ काम करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी। सबसे पहली चीज़ है कि लोकेशन हमें सबसे पहले फाइनलाइज जो करनी है, उसको कंफर्म करना है। चाहे आप किसी स्कूल की लोकेशन पे कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे, whosoever इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड, आपको उससे एक ड्यू परमिशन लेनी है और उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे एक कंसेंट लेना है। जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेड़ लगने के बाद उससे प्रॉब्लम होती है, वो उसको किसी न किसी रीजन से हटा देते जी। हैं। तो आप पहले ही अश्योर कर लें कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं होना है या किसी और को कोई एतराज तो नहीं है। जी जी जी। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन है। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ वाटर वहां पे आपको पहले अश्योर करना है कि वहां पे एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ वाटर नहीं है तो जून जुलाई के, ये जुलाई अगस्त के मौसम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है, आप पेड़ लगाएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, पेड़ बड़ा हरा भरा दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद सर्दी में भी और आने वाली जो गर्मियां हैं, जो मई जून की जो गर्मियां हैं, उस वक्त अगर आपने पूरे एक साल उस पेड़ को बचा भी लिया तो बिना पानी के आप बचा नहीं पाएंगे। तो सेकंड इज वाटर। थर्ड थिंग इज कि कौन से प्लांट्स लगाने हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा नेटिव ट्रीज ही लगाने हैं। साइज उनका अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से ऊपर होना चाहिए। अगर आप छोटे प्लांट्स लगाते हैं तो उनके सर्वाइवल रेट काफी कम हो जाता है। जी। इसके बाद फेंसिंग या सेफ्टी की जो बात आती है, तो अगर आप किसी कवर्ड एरिया में लगा रहे हैं तो आप वहां पे उसको फेंसिंग के साथ लगाएं, और अगर आप ओपन एरिया में लगा रहे हैं तो एटलीस्ट ट्री गार्ड्स अपने पेड़ों के साथ पहले से लगाएं। उसके बाद आपकी मेंटेनेंस की जो तैयारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ प्लांट्स, ज्यादातर लोगों को या ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को आपने देखा होगा कि प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बट उसके बाद की मेंटेनेंस का प्लान ही नहीं होता है। तो हमें अभी से प्लांटेशन के टाइम ही अगले 2 साल का प्लान बनाना है कि कैसे मेंटेन करेंगे, कौन सी टीम मेंटेन करेगी, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, फाइनेंसेस क्या उसमें इन्वॉल्व है, उनका भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस भी बेसिकली ट्री की कॉस्ट आती है, उसका लेबर कॉस्ट भी आती है, तो वो भी हमें देखना है कि आगे कितनी कॉस्ट हमें लगने वाली है। तो 2 साल के लिए जिसने भी पेड़ लगाया है, अगर ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी ने लगाया है तो वो जिम्मेदारी ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी की है। हालांकि हमारे कोलैबोरेशंस हैं कॉलेजेस के साथ, सीआरपीएफ के साथ या एमसी के साथ, बट जिम्मेदारी की बात जो है वो हमारी खुद की है। सपोर्ट हमें सीआरपीएफ से मिलते हैं, उनके जवान हमें सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल बैक इन द माइंड हमें रहता है कि हमें उस पेड़ की पूरी रिपोर्टिंग करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो आपके पास चाहे जितना भी सपोर्ट हो, लेकिन आपको जिम्मेदारी आपकी है अगले 2 साल तक की जी। और इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं वो लेटर ऑन स्टेज पे जाके फेल हो जाते हैं, है ना। 1 लाख पेड़ लगाएंगे, बहुत सारी जगहों पे तो लगते ही नहीं है, और अगर वो लगेंगे
तो फिर उनको सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको सर्वाइवल पे फोकस करना है, गिनती आपको अगले साल करनी है। इस साल गिनती का कोई फायदा नहीं है। Right. जो आपको गिनती करनी है वो नेक्स्ट ईयर करनी है कि Right. आपने कितने पेड़ एक्चुअल में लगाए हैं। एक्चुअल में कितने मतलब कितने सैपलिंग्स एक्चुअली में Saplings, बड़े हाँ, हुए हाँ। हैं। तो जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो आप पेड़ लगाते हैं, हम सब पेड़ लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि कमी पड़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज भी आज तक हम दो हम इतने अवेयर हैं, इतने सालों से अवेयर हैं, हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ये इशू है हमारे सामने जो खड़ा हो गया और काफी मेजर है। तो कहाँ तक हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए? जैसे कि अगर मैं पेड़ लगाती हूँ तो मुझे क्या उसको एवरी डे या एक दिन छोड़ के मुझे उसे पानी देना पड़ेगा, और कब तक देना पड़ेगा, और किस तरीके का केयर मुझे देना पड़ेगा उस सैपलिंग को? इसके लिए हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करते रहते हैं जिसमें डिटेल्ड बताया जाता है कि कैसे एक प्लांट को आपको लगाना है, कितने फीट का उसमें गड्ढा होना चाहिए, उसके आसपास मल्चिंग करनी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने टाइम के साथ साथ उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो यूजुअली जो पेड़ आप लगाते हैं उसको जुलाई में आपको सिर्फ लगाना है और देखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी बारिशें लगभग रहती हैं। अक्टूबर में आपको पानी देने का काम शुरू करना है। आपको हर रोज या 2-3 दिन में उस पेड़ को मिलते रहना है, उससे बात करते रहना है ना। और उसके बाद जो सर्दियां आती हैं, हमें लगता है कि सर्दियों में पेड़ों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बट सर्दियों में भी आपको मल्चिंग करनी है, उनको खाद देनी है। वो सब चीजें आपको करनी है क्योंकि उस वक्त वो पाले से मर जाते हैं, पाला पड़ता है जब, तो उससे वो, हाँ जी, उसको तो उससे वो मर जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो मई और जून है मतलब फेब के बाद आपका शुरू हो जाता है गर्मी होना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस वक्त तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लोजली उन पेड़ों को देखना है। और फर्स्ट मॉनसून तक आपको पहुंचाना है। दैट वुड बी योर फर्स्ट टारगेट। एक बार आपने अपने फर्स्ट मॉनसून तक उसको पहुंचा दिया तो आपने 80% जंग जीत ली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको सिर्फ उसको मॉनिटर करते रहना है, और अगर वो अगले मानसून तक आपका पेड़ पहुंच गया तो आपका पेड़ वो सक्सेस हो गया। उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो 5 साल तक एक पेड़ को पेड़ बनने में टाइम लगता है, 5 साल का। तो 5 साल तक आप एटलीस्ट उसका ध्यान रखें, अदरवाइज 2-3 साल की एक्सटेंसिव मेंटेनेंस इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो आप क्या इतनी ढेरों, इतनी लाखों ट्रीज लगाते हैं, तो क्या आप उसे मैनेज कर पाते हैं इफेक्टिवली? आई मीन कितनी मुश्किल आती है आपको? मैं वो थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैम ये चैलेंजिंग काफी होता है, लेकिन अपनी एनर्जीज को विद इन द टाइम हम मैनेज करके हम कर सकते हैं। हमारा अगर पर्टिकुलरली रूटीन है तो 5:30 मॉर्निंग हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं एवरी डे थ्रू आउट द ईयर। और 5:30 to 8:30 जो टाइम किसी का भी नहीं होता, मतलब हम लोग वैसे ही सो के निकाल देते हैं वो टाइम ना, तो हमने वो टाइम चूज किया है। उस टाइम पे हम अपनी एसेंशियल चीजें करते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग्स करते हैं। कभी कभी हमें लेबर लगाने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा कई बार जरूरत होती है कि और वॉलंटियर्स हमें चाहिए, तो हम पूरा प्लान सुबह सुबह कर लेते हैं। पूरे दिन में हमें क्या करना है वो सुबह सुबह ही डिसाइड हो जाता है। उसके बाद हम अपना जॉब करते हैं जो भी। संडेज को हम वॉक एंड टॉक सेशन रखते हैं। हम ना सिर्फ फॉरेस्ट को बनाते हैं बल्कि उनको लोगों के साथ जोड़ने के लिए भी हम काम करते हैं। तो हर संडे हम वहाँ पे अपने फॉरेस्ट में एक वॉक एंड टॉक सेशन रखते हैं। वहाँ पे अलग अलग चीजों पे डिस्कशन होता है, कभी हम एजुकेशन पे बात करते हैं, कभी हेल्थ पे बात करते हैं। तो लोग जुड़ते हैं, वो एक्चुअल में देख पाते हैं कि नेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों को हम वहाँ पे विजिट करवाते हैं, वहाँ पे सारे पेड़ों के वहाँ पे नाम, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सब कुछ लिखा हुआ है। तो एजुकेशनल पर्पज से भी वो बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो देख पाते हैं कि डिफरेंस देख पाते हैं कि जहाँ पे वो बाहर खड़े हैं वहाँ टेम्परेचर 46-48 डिग्री है, और जब अंदर आते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम होता है। तो अगर हमने उनको एक बार जोड़ दिया तो हमें जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो हम उनको दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन वहां पे हमने अगर एक बार बता दिया तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियस हो जाएंगे जी। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी लाइफ में हमेशा आगे पेड़ों के बारे में या नेचर के बारे में कॉन्शियसली, जैसे कि हम स्कूल में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, इट इज लाइक बेसिकली लाइव एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में आप एनवायरमेंटल क्लासेस देते हैं। मैं भी जरूर विजिट करना चाहूंगी। आप मुझे प्लीज जरूर नेक्स्ट संडे जब भी आपका इवेंट हुआ आप मुझे जरूर एक मैसेज कर दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको विजिट करने। लेकिन सुमित जी ऐसी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो सोसाइटी है बहुत मेहनत करती
करती है सुबह के टाइम आप जो आप ट्रीज प्लांट करते हैं आप उसको इंश्योर करते हैं कि वो पहला मॉनसून वो रीच आउट करें। तो इस केस में मैं जानना चाहूंगी जो आम आदमी है जैसे कि जिनके पास स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी ऑल लव ट्रीज, वी ऑल लव नेचर, तो वो किस तरीके से एक पौधे को अगर अडॉप्ट भी करते हैं तो किस तरीके से उन्हें ध्यान देना पड़ेगा एक पौधे का। और साथ में मैंने तो सुना था कि 3-4 महीने का ध्यान रखो तो मतलब ठीक है, उसके बाद ट्री पौधा अपने आप बड़ा हो जाता है, ग्राउंड वाटर ले लेता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, ये शायद आपने गलत सुना है, क्योंकि पौधे को फर्स्ट मॉनसून तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि उसमें सर्दी का जो फेज होता है वो उसमें बहुत सारे पेड़ हमारे मर जाते हैं। मतलब जितनी आप चाहे कोशिश कर लें काफी सारे पेड़ आपके मर जाते हैं। ऐसे ही फिर गर्मी का जो टाइम आता है उसमें तो एटलीस्ट आपको 1 साल का रखना है और फिर दूसरे साल के लिए भी आपको उसके लिए तैयार रहना है। जैसा कि आपने पूछा कि इंडिविजुअली कैसे आप अगर ज्यादा पेड़ नहीं लगाते तो आप ज्यादा पेड़ वैसे भी ना लगाएं। अगर आप 1 या 2 पेड़ लगा सकते हैं, जितना आपके आसपास स्पेस है सिर्फ उतने ही पेड़ लगाएं। हमें काउंट करके कुछ ज्यादा कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है नहीं। गवर्नमेंट कर रही है, लाखों करोड़ों काउंट कर रही है, बट हमें जो काउंट करना है वो करना है कि हमने कितने पेड़ हमने बड़े किए। तो आप 1-2 पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास थोड़ी बहुत जगह है, जैसे 100 स्क्वायर यार्ड है, तो आप मियावाकी मेथड जिससे हम लोग लगाते हैं उससे आप कर सकते हैं। क्या कहा आपने, कौन सा मेथड? मियावाकी मेथड। मियावाकी। तो ये अर्बन फॉरेस्टेशन की एक टेक्निक है। जापानीज डॉक्टर अकीरा मियावाकी एक साइंटिस्ट है, उनका है ये। तो हम लोग उसको फॉलो करके अपनी फॉरेस्ट बनाते हैं। तो आप एक छोटे से एरिया में भी एक अच्छा डेंस अर्बन फॉरेस्ट बना सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप हमारे यहाँ आके ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं और एडॉप्शन के बाद हम उसकी केयर करेंगे। तो आपका वहाँ पे उसमें नाम उसमें लग जाता है, लिखा जाता है कि ये आपका पेड़ है, तो जब भी आप आते हैं तो आप उससे मिल सकते हैं। मतलब कि सारी मलाई हम खा लें और नीचे का काम आप करें, आप ये करें। ये देखिए, आपका कनेक्शन बहुत जरूरी है। पेड़ तो हम लगा ही रहे हैं, बट जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं उस एरिया से और उस पेड़ से ना, वो हमारा सबसे बड़ा मकसद है। डेफिनेटली। और अगर कोई अपने घर में या अपने गार्डन में कर रहा है, किसी प्लांट सैपलिंग को प्लांट कर रहा है, आप अपने नियर बाय गार्डन में या ग्राउंड में भी कर रहा है, तो कितने दिनों बाद पानी देने की आवश्यकता होती है? अब तो चलो मानसून है, लेकिन मानसून जब खत्म हो जाते हैं तो कितने दिनों बाद, व्हाट इज दैट रूटीन बेसिकली जो एक फॉलो करना चाहिए? वो डिपेंड करता है आपके मौसम पे। तो अगर सर्दी का मौसम है तो आपको महीने में 2 बार पानी दे के काम चल जाता है। हाँ जी, दिसंबर में आपको 2 बार पानी देना है। और जो अभी सर्दी से और अभी मानसून के बीच का जो टाइम है उसमें आपको 4 बार पानी देना है। और जो फेब से लेके और मई जून का जो टाइम है उसमें आपको पानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है। मतलब फेब में आप 4 बार देंगे, मार्च में आप 6 बार देंगे, 8 बार देंगे, और जब मई और जून आता है तो ऑलमोस्ट आपको हर रोज नहीं तो अल्टरनेट डे पे आपको पानी देना होता है। वो 1 और 2 मंथ्स जिसपे सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली पौधे भी परेशान हो रहे होंगे। तो जब आप परेशान होना लगे तो आपको उनको ज्यादा पानी देना शुरू कर देना है। टोटली बहुत ही सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हम ये सब नहीं सोचते हैं, हमें लगता है हमने पौधा लगा दिया और पानी चलो इनिशियली दे दिया, वो अपने आप ग्राउंड वाटर से अपने आप ले लेगा पानी। बहुत ही बड़ी बात है। और आई थिंक अगर छोटी छोटी बातें अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में लगाएं तो काफी हद तक हम एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं। और शायद अगले साल इतनी गर्मी ना हो जून जुलाई में, है ना? और गर्मी तो किसी को भी नहीं पसंद है, कि नहीं? अगर आपको पसंद है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं ना करने का, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हमें सबको अच्छा वेदर पसंद है। और साथ में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपका जो ये एंडेवर रहा है अभी इस बार वन महोत्सव में, सीआरपीएफ के साथ जुड़कर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसके ऊपर अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं। सीआरपीएफ का हमारे साथ एमओयू है, ग्रीनरी के रिलेटेड जितने भी उनके एंडेवर्स होते हैं। सीआरपीएफ 5 सिग्नल बटालियन का ऑफिशियली ग्रीन प्लांट सोसाइटी के साथ एमओयू है। और विशाल कंडवाल सर जो हमारे कमांडेंट हैं सीआरपीएफ 5 सिग्नल के, जब उनसे हम पहली बार मिले तो उन्होंने यही कहा था हमें कि मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, मुझे डॉक्यूमेंट्स में पेड़ नहीं लगाने, मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पेड़ों को 5 साल तक संभाल सके। तो उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देखा, हमारी सारी चीजें देखी, और फिर उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। और यू वॉन्ट बिलीव, सीआरपीएफ की सपोर्ट के बिना हमने अभी तक 7 जंगल लगाए हैं। हमारे उससे पहले केवल 2 जंगल लगे हुए थे। आप सोचिए कि विद इन 1 ईयर हमने 5 जंगल लगा दिए। उनकी फोर्सेस
मॉर्निंग में 5 o'clock हमारे पास आ जाते थे विद ब्रेकफास्ट। Okay. आप सोचिए Okay. कि 4 बजे उनके कैंपस में ब्रेकफास्ट बनना शुरू होता होगा जी, और जी। विद ब्रेकफास्ट उनका पूरा ट्रक हमारे पास आता था, उसमें उनकी फोर्सेस होती थी और वो फोर्सेस भी ऐसी नहीं कि सिर्फ एक नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, दे ऑल वर डेडिकेटेड टू द नेचर वाह। और उन्होंने इतनी डेडिकेटेडली काम किया है, थैंक्स टू एवरी वॉलंटियर और एवरी फोर्स जो हमारे फौजी थे उनकी, जी। और साथ में हमारे कमांडेंट सर जो उनको इंस्पायर करते हैं लगातार जी। और हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर देखिए पेड़ों में सिर्फ लगाने के बाद ही हमें ये नहीं होता, पेड़ों को लगाने के बाद आपको उसकी वीड कटिंग भी करनी पड़ती है, उसके चारों तरफ वीड हो जाती है। Right. अभी अगर आप जाके देखेंगे बारिश तो आ गई, हमें लग रहा है कि चलो पानी आ गया, बट पानी के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम है वीड आनी Weed स्टार्ट हो आने, गई। yes, तो उस वीड को हटाना, इस तरह के बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें ज्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो हमें सीआरपीएफ की मदद मिलती है उनमें। वाह। तो अब तक आप कितने फॉरेस्ट तो आपने मुझे बता दिए, लेकिन कितने पेड़ लगभग आपको अगर नंबर याद अभी हो तो? ये जो 7 फॉरेस्ट हैं हमारे, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20,000 पेड़ लगे हैं। वाह। हाँ जी, और आज वो पेड़ हैं? वो सारे पेड़ हैं। 90% से ज्यादा हमारी सर्वाइवल रेट है और जो 10% है उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं। तो Okay. हमारी जो सर्वाइवल रेट है दैट इज 90 + 10 में 100% है। वाह, जी। क्या बात है। तो इसी बात पे क्या आप एक सलाह देना चाहेंगे हमारे ट्राई सिटी वालों को, जिससे कि वो अपने एंड पे छोटा सा एक बेबी स्टेप ले सके, लेकिन उससे चेंज बहुत बड़ा आने वाला है अगले साल? सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चों को पेड़ों के साथ जोड़ें, उनको मिट्टी के साथ जोड़ें। हर रोज थोड़ा सा टाइम उन्हें दें कि वो मिट्टी के साथ खेल पाएं, अपने पेड़ों के साथ खेल पाएं। तो हम उनको मिट्टी से दूर ना करें। जी। मिट्टी बहुत अच्छी होती है, अगर वो मिट्टी के साथ खेलेंगे उनको बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इम्यूनिटी बढ़ती है उनकी। Okay. तो थोड़ा सा बच्चों को इसके साथ जोड़ें, रेगुलरली फॉरेस्ट विजिट करें, जी। जहाँ पे भी आपके आसपास फॉरेस्ट एरिया है आप रेगुलर विजिट करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझाना या चीज़ रियलाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाला टाइम कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। Right. तो अगर हमने बच्चों को समझा दिया तो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि हमारी लाइफ के बाद अगर वो खुद से सारी चीजें कर पाएंगे जी। एनवायरमेंट के लिए, जी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वही होगी। बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज बात करके, और इतनी सारी बातें आज सीखने को मिली। और सचमुच में अगर मैं आपकी ये इंटरव्यू को ना फिर से सुनूं ना, और इसमें से काफी सारी चीजों को अमल करूं, तो अगले साल आई एम श्योर ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक हम उसको ठीक कर देंगे, है ना? प्रॉमिस? Definitely. थैंक यू सो मच Thank सर, you, बहुत Jyoti. अच्छा लगा आपसे बात Thank you. करके।